हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एमसीक्यू सीरीज़ भी लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स की। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ ही करवाऊँगी। जितना टॉपिक मैंने आपको करवा दिया उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आज की वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अगर आप ये कंटिन्यूटी में आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी करते जाओ और कंटिन्यूटी में एमसीक्यू भी लगाते जाओगे ना, तो आपका जो इकोनॉमिक्स सीटी मेंस में सब्जेक्ट है ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। आप 5 के 5 नंबर अच्छे से स्कोर कर पाओगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मैंने आपको 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई थी मेन। कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक पहली बताई थी कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है। ठीक है, रिसोर्सेज कम है। दूसरी क्या बताई थी कि अनलिमिटेड वांट है, हमारी क्या है, अनगिनत इच्छाएं हैं। तीसरी मैंने आपको क्या बताई थी, जो स्रोत है उनके भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है, आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक असीमित मानवीय आवश्यकताएं हैं। हाँ जी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग वही है, अल्टरनेटिव यूज़ है। हाँ जी, ये भी सही पॉइंट है। आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण आर्थिक संसाधनों में कमी है, ये भी पॉइंट अपना सही है। ये तीनों हमारी मेन समस्याएं थी ना, हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में ही, मैंने आपको करवाया था। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आता है ऊपर के सभी। तो ये तीनों हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम, तीनों है हमारी आर्थिक समस्याएं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सीमांत लागत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सीमांत लागत वाला टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही करवाया है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला लास्ट वीडियो में ही आपको कराया। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना इसलिए आसान हो जाता, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप क्या कर पाओ, आगे जो एमसीक्यू है ना उनको माइंड से एनालाइज कर पाओ कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। जस्ट आप रटे रटाई एमसीक्यू भी रटोगे ना तो भी आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करो और एमसीक्यू भी करो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के बाद एमसीक्यू जरूर लगाओ, ताकि आपको पता चले कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। ठीक है, सीमांत लागत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जब ऑप्शन देखते हैं, जब सीमांत लागत में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नदोत्तर होता है। ठीक है, किसका कहने का मतलब है कि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव टू ओरिजिन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपना फर्स्ट ऑप्शन ही अपना मेरे को सही लग रहा है। कारण क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि जैसे जैसे अपनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही थी ना, मैंने आपको एक ग्राफिकली दिखाया था, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो अपना उत्पादन संभावना वक्र है वो ऐसे ऐसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा था। और कौन सी शेप बना रहा था, नदोत्तर शेप बना रहा था, कनकेव शेप बना रहा था। क्यों बना रहा था कनकेव, मैंने आपको यही भी बताया था कि जो हमारी मार्जिनल रेट है वो, इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। और यही हमारे पीपीसी की ढाल होती है, स्लोप होता है, और ये क्या होता है, कनकेव होता है। और इसका कारण यही है कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या फिर हमारी, ठीक है, सीमांत लागत अवसर है, वो क्या है, बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में आगे आती है। ठीक है, इसका मुझे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी आगे वाले ऑप्शंस भी आप देख लेते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी कि पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है उसको देखते ही टिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनेक्ट्स टू द ओरिजिन। कनेक्ट्स तो हो ही नहीं सकती ना, कनेक्ट्स की होगी, कनेक्ट्स तब होगी ना जब मार्जिनल रेट कम हो रही होगी, लेकिन ये तो बढ़ती है, बढ़ते कर्व में जाती है, तो कनकेव होगी। When there is increase in the marginal cost, the production possibility curve is similar to origin। नहीं, similar origin तक नहीं रहेगा, none of the above, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्पादन संभावना वक्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Which of the following statement is true about the possibility curve? The main reason for the rightward shift of the production possibility curve is war। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जैसे ये हमारी पीपीसी है, ये राइट की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो इसका कौन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको
लास्ट से लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आपके MCQs है ना, ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब देखो ऑप्शन उठाओ इसके। पहला ऑप्शन उसने दिया है कि जो आगे की तरफ शिफ्ट होती है संभावना वक्र दाईं ओर खिसकने का कारण होता है युद्ध। युद्ध नहीं एक कारण हो सकता कि हमारी PPC आगे होती है। PPC आगे होने का मतलब है कि पहले जो हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे थे, अब वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनकर आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब हमारा उत्पादन बढ़ गया है। तो उत्पादन बढ़ गया है तो युद्ध के समय उत्पादन थोड़ी ना बढ़ता है। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का मुख्य कारण है प्रवासन। प्रवासन भी नहीं है, माइग्रेशन से हमारा क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इतना PPC पर। तीसरा ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का कारण है कौशल विकास कार्यक्रम है, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे स्रोतों में बढ़ोतरी आ जाए, ठीक है, हमारे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आ जाए, या फिर हमें और कोई सुविधाएं मिल जाएं जिससे हम क्या अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो उससे हमारी जो प्रोडक्शन PPC कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन मुझे यही लग रहा है, यही आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का मुख्य कारण है प्राकृतिक आपदा। ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक है। पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा। तो तीसरा ऑप्शन अपना सही है कि जब हमारे जो प्रोग्राम है कौशल विकास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो उससे हमारी जो PPC कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है, फर्स्ट वीडियो है हमारी जो इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने आपको अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से क्लियर करा है, ठीक है। सो देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है और लोगों को जीविकोपार्जन करने में सक्षम बनाती है, ठीक है जी। ये इकोनॉमिक्स हमारी करती है। मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमिक्स इज़ द वे ऑफ लर्निंग लिविंग। वो हमारे क्या है, जीवन, हमारे आजीवन जीविकोपार्जन करने में सक्षम करती है। दूसरा ऑप्शन है एक अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो सेवाओं के उत्पादन में मदद करती है और लोगों को जीविका उपार्जन करने में भी सक्षम बनाती है, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे वस्तुएं भी आ सकती हैं और हमारी जो क्या है सर्विसेज भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वस्तुएं आएंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वस्तुएं आएंगी, हमारी क्या आ सकती हैं, वो भी आ सकती हैं, सर्विसेज भी आ सकती हैं, ठीक है, सेवाएं भी आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे वस्तुओं से ज़्यादा सेवाएं हमारा क्या है उत्पादन का कार्य कर रही होती हैं, ठीक है। सेवाओं के बिना आज के टाइम में कोई उत्पादन की क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे, A और B दोनों सही है, ठीक है। A और B क्या है, दोनों के दोनों सही है। A और B अपने दोनों सही है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, सीमांत लागत के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सीमांत लागत के बारे में देखा है अब, ठीक है, कौन सा सत्य है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोड्यूस कॉस्ट, ये वही क्वेश्चन है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था, आई थिंक तीसरा था, वही सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हमारे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है, जो PPC कर्व होती है वो क्या है, कनकेव होकर बनती है। कनकेव का मतलब है, ठीक है, कनकेव का मतलब है कि वो इस शेप में आकर बनेगी, और कन्वेक्स होती है अपनी ये शेप होती है, कनकेव हमारी ये शेप होती है। तो PPC कर्व की ये शेप है वो इस वजह से है क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीमेंट बढ़ते क्रम पर बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट सिचुएशन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, उस संसाधनों का आवंटन, ठीक है, संसाधनों का आवंटन करना, ठीक है। संसाधनों का आवंटन आर्थिक समस्याओं के कारणों के अंतर्गत आता है, आर्थिक समस्याओं के कारणों के अंदर आता है। संसाधनों का आवंटन अवसर लागत के कारणों के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। संसाधनों का आवंटन केंद्रीय समस्याओं के कारणों के अंतर आता है, संसाधनों का आवंटन सीमांत मांग के कारण अंतर्गत आता है। तो संसाधनों का आवंटन एलोकेशन और रिसोर्सेज किसके अंडर आता है, ये हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हम संसाधनों को किस जगह पर कौन सी में लगाएं। मेन सेंट्रल प्रॉब्लम अपनी तीन तो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, कौन कौन सी थी, तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपनी
कि हमें अनगिनत अच्छाएँ हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं और लिमिटेड स्रोत हैं। और 3 ही हमारी क्या थी, सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम यही देख रहे थे ना कि संसाधनों का आवंटन देख रहे थे, किस वस्तु के लिए कितने संसाधन लगाएं, कैसे लगाएं। तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आता है। संसाधनों का आवंटन हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, अपना ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। एलोकेशन रिसोर्सेज कम्स अंडर द काजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करा रखा है। तो इससे आपको यही है कि अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना है 7th क्वेश्चन। सो करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र के बीच वास्तविक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब पीपीसी को और हमारे जो मार्जिन रेट को कौन सा दर्शाता है। जब सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है तो उत्पादन संभावना सीमा नीचे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा होती है। ठीक है, जब हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो अगर स्थिर रहे, वो ना बढ़े, ठीक है, मतलब स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ड्रॉपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जब उसे तो नीचे की तरफ क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन की तरफ ऐसे बढ़ती बढ़ती आ जाएगी पीपीसी कर्व। क्या ये चीज़ होगी। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, जब सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है तो उत्पादन संभावना सीमा एक ऊपर की ओर झुकी हुई सीधी रेखा होती है। नहीं, ऊपर की ओर झुकी हुई सीधी रेखा कैसे हो जाएगी। ठीक है, व्हेन मार्जिनलिटी opportunity cost remains constant, the production possibility frontier is central sloping straight line। central sloping straight line कैसे हो सकती है। ठीक है, central sloping straight line ऐसे कैसे हो सकती है, ये नहीं होगी। there is a no relation between the marginal opportunity cost and PPC curve frontier। ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखो, आपको यहाँ पर ऑप्शन में फ्रंटियर देता तो इससे मैंने आपको कितने नाम बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सारे क्या है हमारे इसी के नाम है, पीपीसी के नाम है, उत्पादन संभावना वक्र के नाम है। ठीक है, अब अपना जो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ना, जिसमें ये बोल रखा है कि अगर जो कांस्टेंट रहेगी तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है, बढ़ते क्रम से बढ़ती है, तो जिसकी वजह से हमारी शेप क्या हो जाती है, कनकेव बन जाती है। लेकिन अगर वो क्या रहे, सीधी मतलब कॉन्स्टेंटली आए, तो क्या होगी, जो हमारी पीपीसी कर्व ऐसे बन जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है कि वो अगर स्थिर है तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अमीर लोगों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए कथन के बारे में सत्य है। ठीक है, सो कथन अमीर लोगों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का उदाहरण है। ठीक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, कथन सीमा पर कथन अमीर लोगों पर अधिक कार्य लगाया जाना चाहिए उत्पादक आर्थिक विश्लेषण का उदाहरण है। प्रोडक्ट इकोनॉमिक एनालिसिस का उदाहरण है क्या। तीसरा ऑप्शन है कथन अमीर लोगों पर अधिक लगाया जाना चाहिए, यह आदर्श आर्थिक विश्लेषण का उदाहरण है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि जैसे माइक्रो मैक्रो क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है, व्यष्टि समष्टि जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, वैसे 2 और है जिसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, जो सच में है, जो वास्तविकता है उसके बारे में देखते हैं, और नॉर्मेटिव में हम क्या देखते हैं, आदर्श आर्थिक में हम क्या देखते हैं कि जो हम अपने सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हम उसमें ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला कि अमीर लोगों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए, तो ये किसका होगा, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, आदर्श विश्लेषण का एक उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, नेगेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 3rd ऑप्शन। ठीक है, 3rd ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुर्लभता का वास्तविक अर्थ है? दुर्लभता क्या होती है? हमारी स्कैरेसिटी होती है, स्कैरेसिटी। ठीक है, स्कैरेसिटी होती है कि हमारे क्या है, दुर्लभता है, कमी है। तो कौन सा कथन सत्य है? दुर्लभता का वास्तविक अर्थ यह है कि संसाधनों में वृद्धि होती है। ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही शुरू में गलत है। वृद्धि थोड़ी होती है संसाधनों में। संसाधन क्या होते हैं हमारे? कम होते हैं। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं हमारे? कम होते हैं, उनमें वृद्धि नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमी का वास्तविक अर्थ यह है कि संसाधनों में कमी है। ये है ऑप्शन हमारा सही, बाकी दो आगे वाले भी पढ़ लो। दुर्लभता का वास्तविक अर्थ यह है कि संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गलत बात है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं ऑप्शन आएगा। तो अपने पास दूसरा ऑप्शन है जो है क्या है? कमी का वास्तविक अर्थ यह है कि संसाधनों में कमी है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कैर्सिटी इज दैट देयर इज अ शॉर्टेज इन द रिसोर्सेज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पीपीसी के बारे में बताना है कौन सा सत्य है। यदि कोई बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता है तो वह यह इंगित करता है कि संसाधनों का अधिक उपयोग किया गया है। अब ये देखिए, अब इस ऑप्शंस को ना अलग अलगली हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे क्या चीज़ बोली गई है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला क्या है कि अगर हमारे कोई, ठीक है, कोई हमारा क्या है, पीपीसी कर्व है और कुछ बिंदु उसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो संसाधन है उनका क्या है, अधिक उपयोग किया गया है। ठीक है, नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है यदि कोई बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता है तो यह इंगित किया जाता है कि संसाधनों का कम उपयोग किया गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से 3 चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, हमारे स्रोतों का फुलर यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा? जो हमारे कॉम्बिनेशन इस पीपीसी कर्व के ऊपर बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे पीपीसी कर्व के ऊपर बनेंगे। इनको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे अटेनेबल हैं। 2 चीज़ें और भी बताई थी, अटेनेबल और अनअटेनेबल। और जो इसके अंदर बनेंगे वो हमारे क्या है, अटेनेबल तो हैं, उनको हम प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन होते हैं वहाँ पर स्रोतों की। ठीक है, स्रोत पूरी तरह से कुशल रूप से यूटिलाइज नहीं होते, उपयोग नहीं होते, वो अंदर की तरफ है। मीन्स हम स्रोतों का और अच्छे से उपयोग कर अपना प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं। अभी उनका पूर्ण रूप से उपयोग, स्रोतों का उपयोग नहीं हुआ है, मैंने बताई थी। और जो कॉम्बिनेशन या बिंदु बाहर होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं कि जो हमारे स्रोत हैं उनका अगर स्रोत हैं वो इतने पूरे नहीं आ पा रहे कि हम उन बिंदुओं तक पहुंच पाए और वो हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन ही हमें ये बता रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र के जो अंदर आते हैं, ये अंदर वाले आ रहे हैं ना, ये वाले सारे अंदर हैं, ये इंगित करते हैं कि संसाधनों का कम उपयोग किया गया है। ठीक है, सही बात है कि संसाधनों का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, एक बार ये ऑप्शन अपना टिक करके रखो, दूसरे 2 ऑप्शन भी अपना अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। कई बार अगले ऑप्शन में हमें फंसा देता है, तो हमें ध्यान से देखने चाहिए सारे के सारे ऑप्शन। यदि कोई बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के आता है तो वह यह इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार है। ठीक है, पर्याप्त रोजगार है। अंदर आता है तो क्या है, एडुकेट एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये चीज़ नहीं है एम्प्लॉयमेंट वाली। तो यदि कोई बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता है तो वह यह इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था में अपर्याप्त रोजगार है, नहीं ये चीज़ नहीं है। ये नहीं दर्शाता कि वो अंदर आता है, वो सिर्फ स्रोतों के बारे में हमें बताता है कि जो स्रोत हैं वो क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है, उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ही होगा जो हमारा सही होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और सारे थियोटिकल पोर्शन से निकल कर आगे एमसीक्यू जो भी आ रहे हैं वो आपको करवाएंगे। सो प्लीज़ जो हमारी थियोटिकल पोर्शन वाली वीडियो है उनको ज़रूर देखें। क्या वो कर लोगे ना अच्छे से, तो आगे जो आपके एमसीक्यू है ना वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, थ्योरी से अगर उसको प्रैक्टिकली एग्जामाइन करोगे, उसको अब समझोगे ना, फिर ही उसके ऑप्शन टिक मार्क लगा सकते हो, नहीं तो आप इनके नामों में ही कन्फ्यूज़न हो जाओगे भी, एमपी क्या है, एमसी क्या है।
ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पीपीसी कर्व क्या है, अब उसको अच्छे से समझा हुआ होगा पीपीसी कर्व को, तो ही उसके ऑप्शन टिक करोगे ना। सीधा आप कितना कर रट लोगे, एक एमसीक्यू के थ्रू आप पीपीसी कर्व के बारे में कितना जान लोगे, नहीं जान पाओगे। तो धीरे धीरे, अभी तो आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, तो आप अभी से सारा का सारा रेडी कर लो। धीरे धीरे करोगे तो आपकी जो एमसीक्यू के साथ साथ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी इकोनॉमिक्स का रेडी हो जाएगा। सो मेरे तो सजेशन यही है कि आप थ्योरी की ज़रूर करें साथ में, फिर ही आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अच्छे से होगा। और इकोनॉमिक्स है भी ऐसा, एक बार इसके आपको समझ आ गई ना चीज़ें, तो आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं रहेगा, आपको ईजिली से हो जाएंगे। बट क्या है, एक बार समझनी बहुत ज़रूरी है, एक बार दिमाग में बिठानी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से आप क्या कर सकते हो, हद से हद 2 चीज़ों का रट्टा लगा लोगे, किसी टॉपिक के बारे में 3 का लगा लोगे, 4 का लगा लोगे, पर जब तक उसका पूरी डिटेलिंग अच्छे से नहीं जाननी होगी ना, तो कोई भी एमसीक्यू आपको फंसा सकता है। सो इसलिए ना, आप जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ भी सीरीज़ मिलेगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।